Today we will start our second chapter of It So Happen. And the name of the chapter is Children at Work. Okay, so now we will start this chapter. Velu was an 11 years old boy. His father was a drunkard. He beat Velu badly, so Velu decided to run away from home. He caught the Kanyakumari Express train from Kannur station and reached at Chennai Central. बच्चों, आप लोगों ने कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जिन बच्चों को काम करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब बचपन में वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके वो काम में लग जाते हैं, काम करने लगते हैं। कुछ तो अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए मदद करते हैं, यानी अगर उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो उस टाइम में उन बच्चों को आगे बढ़ के काम करना पड़ जाता है। अन्य जो दुखी घरों से भाग जाते हैं उन्हें स्वयं का रोजगार करने के लिए भी काम करना पड़ता है। मतलब जो ऐसे बच्चे जो घर से किसी वजह से भाग जाते हैं, अब उनको भी अपना जीवन जीने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। बच्चे जिन्हें हम काम करना पड़ता है वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ घूमने का, खेलने का, बातें करने का मजा ले पाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है वेलू नाम के लड़के की। वो भी जो है वो घर से भाग जाता है। वो चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट चढ़ने से पहले घंटों तक इधर उधर घूमता रहता है। जब स्टेशन पे एक अजनबी व्यक्ति स्वागत भरे शब्दों में उससे बोलता है तो वो थका हुआ था और भूखा होने के कारण नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आई तो वेलू को गाड़ी से उतरने में कुछ समय लगा। जब अंततः वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ तो उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी, जैसे कि वह अभी भी चलती हुई रेलगाड़ी पर सवार हो। अरे रास्ते से हटो, लदी हुई ट्रॉली के साथ एक कुली गुजरा। वेलू उछलकर एक और हो गया। यानी जब वो ट्रेन में चढ़ा, ठीक है, तो उसकी ये स्टोरी बताई जा रही है कि कैसा स्थिति था। वो खड़ा था, तभी एक कुली सामान लेके जा रहा था, उसको बोला साइड हटने के लिए। वह प्लेटफॉर्म पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर एक बेंच पर बैठ गए। अपने अब तक के संपूर्ण 11 वर्ष में उसने इतने लोगों को नहीं देखा था। यानी वो जहाँ रहता था वहां उसने कभी इतने लोगों को नहीं देखा था। जहाँ जो स्टेशन पहुंचा वहां पर उसे बहुत भारी संख्या में लोग दिखाई दिए, क्योंकि वो लोग खड़े थे दूसरे स्टेशनों दूसरी जगह पर जाने के लिए, सिवाय एक बार अपने गांव में लगने वाले मेले के अतिरिक्त। यानी उसने इतने लोग इकट्ठे एक बार मेले में ही देखे थे। लोग अपने सूटकेस के साथ उससे टकराते हुए जा रहे थे। एक आवाज ने लाउडस्पीकर पर कोई घोषणा की, यानी तभी एक अनाउंसमेंट हुई। उसके समीप लोगों की एक टोली अपने सामान के ऊपर बैठी हुई थी, जो कि छत से लटके हुए एक टीवी को देख रही थी। शोर भयंकर था। आप लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा कि कितना शोर होता है, लोग आते जाते रहते हैं, सबकी आवाजें आते रहती हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई अनाउंसमेंट सुन रहा है, कोई अपनी बारी की इंतजार कर रहा है कि उसकी ट्रेन कब आएगी। वेलू ने अपना सर नीचे अपने घुटनों पर रख लिया। वह दुखी और थका हुआ लग रहा था। 2 दिन पहले वह अपने गांव से भागा था। उसने 2 दिन से कुछ मूंगफली और एक टुकड़ा गुड़ के सिवाय कुछ नहीं खाया था। उसकी गठरी में एक कमीज, एक तौलिया और एक कंधा था। कंघा था। मतलब कंघी जो आप लोग कॉम होता है, कंघा करने वाला होता है वो। पहले दिन तो वह अधिकतर समय पैदल चलते हुए कन्नूर पहुंचा और तब चेन्नई जाने वाली गाड़ी पर चढ़ गया। वेलू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सौभाग्य से टिकट निरीक्षक उस अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया। उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की। उसके नजदीक वाले लोगों की टोली ताश खेलती रही और वे सारी रात चिल्लाते रहे। अरे क्या शहर में नए आए हो क्या? एक भद्दी सी आवाज ने कहा। वेलू ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। अरे इधर,
He traveled all the way without ticket but was lucky not to be noticed by the ticket collector. He found a great rush at the station. He sat on a bench just then a girl of his age came to him. She was a rag picker girl. वह चारों ओर घूमा उसके पीछे उसकी उम्र की ही एक लड़की खड़ी थी जिसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी उसके बाल सख्त और भूरे थे और उसके एक कंधे पर एक बड़ी सी बोरी थी वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूस रही थी वेलू ने सोचा कि वह मुझे क्यों बुला रही है और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी मूर्खों की तरह घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हारा नाम क्या है वेलू दूसरी तरफ देखते हुए वेलू बड़बड़ाया तो मिस्टर वेलू लड़की ने उसकी गठरी की ओर देखते हुए कहा घर से भागकर आए हो वेलू ने उत्तर दिया नहीं वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है वह इसलिए भागा था क्योंकि वह अपने पिता द्वारा की जा रही पिटाई को और एक दिन भी सहन नहीं कर सकता था उसके पिता उसे रोज पीटा करते थे शराब पी करके रोज उसको पीटते थे इसीलिए जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह घर से भाग गया उसका पिता वेलू अथवा उसकी बहनों के द्वारा कमाए गए सारे धन को ले लेता था और उसे शराब पर खर्च कर देता था यानी खुद तो कुछ कमाता नहीं था बस बच्चों के कमाए हुए धन पे कब्जा करके शराब पी लेता था मत सोचो मुझे पता नहीं यह स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है तो तुम यहाँ क्या काम करने जा रहे हो अमीर बनोगे वह उसके पास में बैठ गई वेलू थोड़ा सा सरक गया उसने महसूस किया कि भूख से कचोट हो रही थी मुंह बनाकर अपने पेट को दबाया भूखे हो लड़की ने पूछा यहाँ उदास होकर बैठ रहने से मुंह बनाने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा यदि तुम चाहो तो मैं कुछ भोजन पा सकती हूँ उसने अपनी बोरी उठाई और चलना आरंभ किया वेलू वही बेंच पर रुका उसे क्या करना चाहिए क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए वह उसे कहाँ ले जा रही थी वह भीड़ में अदृश्य होती जा रही थी इसलिए उसने जल्दी से अपना मन बनाया और ठीक है उसने निर्णय लिया फिर भी कहाँ जाया जाए इसकी मुझे कोई समझ नहीं है उसने छलांग लगाई उसके पीछे दौड़ा वह पीछे मुड़कर यह भी नहीं देख रही थी कि वह कहाँ पर है girl asked him if he was new to city. She told him that she could get something for him to eat. Velu, being very much hungry, followed that girl to an unknown place. वेलू लड़की के पीछे पीछे भीड़ भरी गलियों में चलता रहा जैसे ही लड़की स्टेशन से बाहर निकली वह उससे जा मिला जब वे सड़क पर पहुंचे तो वेलू ने पाया कि वाहन आ रहे हैं और वे किसी के लिए भी नहीं रुक रहे उसके ऊपर सभी ओर से धुआं और धुआं उड़कर आ रहा है जिसके जिससे उसका सर चकरा रहा था इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए एक स्थान मिलता उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ा वेलू संकोच करता रहा और लड़की अंततः उसे सड़क के दूसरी ओर खींचकर ले गई Value followed the little girl through the crowded streets. He saw a great rush of the vehicle on the road, the crowd of the vehicle, making Velu's head spin. The girl dragged Velu to the other side of the road. वेलू का हृदय अभी तेज तेज गति से धड़क रहा था उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से बढ़ते हुए वाहनों की ओर देखा वे इतनी भीड़ में से कैसे पार आ गए वे बड़े बड़े संकेतकों के नीचे से होते हुए सड़क के साथ साथ चल दिए वेलू ने चित्र की ओर देखा बनियाने कारों के टायर पैन एक डिब्बा ली हुई एक महिला सभी अंग्रेजी लिखावट में लिखे गए थे इसलिए उसे पता नहीं चल रहा था इसका क्या अर्थ है लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ गई और आगे चल दी वेलू रुका और लोहे की बाड़ के ऊपर से देखा उसके नीचे सड़क शहर की ओर जा रही थी काफी दूर वह बड़ी बड़ी इमारतें मीनारें और अधिक सड़कें देख सकता था उस बड़ी इमारत को देखो जिसके चारों ओर दीवारें हैं
यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो शीघ्र ही वहां सलाखों को गिन रहे होगे। लड़की खिसियाई और एक विशाल इमारत की ओर संकेत किया। वेलू ने तिरछी नजरों से देखा और तमिल भाषा में लिखे संकेत पट को पढ़ा। केंद्रीय कारागार, यानी वो जेल थी। क्यों? मैं कुछ भी गलत काम नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाओ, इतना ही काफी है। Velu saw signboards along the side of the road. They were in English. He could not read what was written on them. He could only see their picture. The girl took Velu behind a big hall. A wedding ceremony was going on the hall. He could only see their pictures. Behind the hall, there was a big garbage bin overflowing with rubbish. The girl picked up a squashy banana from the rubbish and gave it to the Velu to eat. अब क्या था? उसका यह कहने के उसका यह कहने से यह भाव था कि वेलू हैरान था। इस दौरान लड़की अपने कंधे पर बोरी ली हुए पहले से ही पुल के नीचे उतर रही थी। उस बोरी में क्या था? उसने उसे उस बोरी में प्लास्टिक के कप डालते हुए ही सिर्फ देखा था। तुम्हें उस थैले में क्या उठा रखा है? चीजें, बोतलें, कागज। वेलू हैरान था। वह उनका क्या करेगी? लेकिन उसे उससे और कुछ भी पूछना था, मगर उसे पूछने में शर्म आ रही थी। अभी सुबह का ही समय था, लेकिन धूप तारकोल पर आग बरसा रही थी। वेलू के नंगे पांव जल रहे थे। यह एक कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था। वह पसीने से भीग रहा था। उसने छाया में चलने और साथ ही उससे लड़की के साथ मिले रहने के लिए कठोर प्रयास किया। वह सचमुच में तेज चल रही थी। भोजन कितनी दूर था? लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात वे एक बड़ी इमारत के सामने रुके। वेलू ने धीरे से पढ़ा, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम फूलम से भरे अक्षरों में लिखा था। दूल्हा जेवी विनयगण दुल्हन रानी। वेलू ने बाहर की ओर पार्क की गई बड़ी बड़ी कारों को देखा। उनमें से एक कार पर फूल की माला थी और उसके ऊपर गुलाब चिपकाए हुए थे। लड़की ने चारों ओर देखा और जल्दी से एक गुलाब तोड़ लिया और अपने बालों में लगा लिया। चले जाओ, उसने कहा। क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? वेलू ने पूछा, विशाल हॉल और उसके अंदर के लोगों को देख करके। वो लोग एक मैरिज हॉल के पास चले गए जहां पर शादी का समारोह चल रहा था। वेलू को आशंका थी कि क्या वो लोग यहाँ पे खाना खा पाएंगे। लड़की ने उसकी नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा, उम्मीद रखो। वह उसे हॉल के पीछे लेकर के गई। वहां पर कूड़े में लबलबा भरा हुआ कूड़ेदान रखा था। उस ढेर पर 2 बकरियां खड़ी थीं। वह केले के एक पत्ते के पीछे लड़ रही थी। उनकी टांगों के इर्द गिर्द मक्खियों का एक दल मंडरा रहा था। हवा में एक सड़ी हुई दुर्गंध फैली हुई थी। लड़की ने एक मसला हुआ केला उठाया और वेलू को दे करके कहा, ये रहा तुम्हारा भोजन। वेलू सदमे में था। क्या हम उनकी जूठन खाएंगे? छी, तुम मुझे क्या समझती हो, एक कुत्ता? मैं केवल बिना छुआ भोजन ही खाती हूँ। यह लो, कुछ और पकड़ो। उसने उसकी ओर एक वड़ा फेंका। वेलू ने उसकी ओर घृणा से देखा। आगे बढ़ो नायक, इसे खा लो। तुम्हारे विचार में क्या यह मुझे अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ न कुछ पाऊंगी। यह मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने हेतु पैसे हैं। जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मिले उसे खा लो। वेलू ने संकोच किया, लेकिन उसके पेट में दोबारा से ऐंठन होने लगी। उसने केले और वड़े को डकार लिया। उसके पेट ने तुरंत अच्छा महसूस किया। वह इससे भी 10 गुना अधिक खा सकता था, लेकिन उस लड़की को केवल एक और एक केला मिला जिसे उसने स्वयं खा लिया। अभी तो बहुत जल्दी है। अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता ही किया है। यदि तुम्हें अभी भी भूख लग रही है तो दोपहर तक इंतजार करो। यदि तुम चाहो तो प्रतीक्षा कर सकते हो। मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। उसने ढेर में से 2 बोतलें उठाई और फिर अपनी बोरी में डाल लिया और वो चली गई। वेलू भयभीत हो गया।
उसने महसूस किया कि यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे तो पता नहीं कि वह कहाँ पर है और क्या करे। उसके लिए उस लड़की से चिपके रहना ही बेहतर था। वह अपने रास्तों को अच्छी प्रकार से जानती हुई जान पड़ती थी। वह फिर भी उसके पीछे भागा। अरे, उसने आवाज लगाई। उसे तो लड़की का नाम भी नहीं पता था। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जल्दी से उसके पीछे जाते हुए पूछा। वह रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा। ओह, अतः मेरा नाम जाने बिना तुम मेरे पीछे पीछे चल रही हो। जया, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं। तो फिर क्या? तुम्हें भोजन किसने दिलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? यदि तुम चाहते हो तो आ जाओ, या थैला भर गया है, दूसरा थैला लेने के लिए मुझे घर जाना है। स्टोरी के अभी ये 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एक पार्ट इसका और बाकी है। Jaya and Velu walked along the road to Triple Lane, where Jaya's hut was situated. Velu found all the huts were strange. They were made of metal sheets, tires, bricks, woods, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. Jaya emptied her sack in front of a hut. She offered a sack and a stick to Velu to go with her for the job. Velu did not want to do this dirty job. He wanted to do only in the fields. Jaya told him that there were no fields in Chennai. She told him that if he wanted to survive in Chennai, he would have to do this type of job. Velu was puzzled. He hadn't run away from home and reached Chennai to dig through garbage bins. But he had two other alternatives. For the time being, until he finds a better job, he decided to do the job of rag picking. जया और वेलू सड़क पर चलते हुए ट्रफलिन पहुंचे और जया की झोपड़ी वहां स्थित थी। वेलू ने सभी झोपड़ियों को विचित्र पाया। वे बहुत अलग अलग तरह की बनी हुई थी, जिसमें चादर, टायर, ईंटें, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब का काम था। वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे किसी भी क्षण गिर पड़ेंगी। जया ने एक झोपड़ी के सामने अपनी बोरी खाली की। उसने वेलू को भी एक बोरी दी और एक डंडा दे दिया और कहा, चलो मेरे साथ काम पर। वेलू ने इस गंदे काम को करने के लिए मना कर दिया। वो इस तरह का काम करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो केवल खेतों में ही काम करे। मगर जया ने बताया कि चेन्नई में खेत नहीं है। उसने उसे बताया कि यदि वो स्वयं को जिंदा रखना चाहता है तो उसे यही काम करना पड़ेगा। वेलू अब दुविधा में पड़ गया। वो ये काम नहीं करना चाहता था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वह घर से भाग गया था। मगर जब तक कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो, तब तक उसे ये काम करना ही पड़ेगा। अतः जब तक उसके पास कोई बेहतर काम नहीं मिलता, तब तक वह कूड़ा इकट्ठा करने का ही काम करने का उसने निर्णय कर लिया। मतलब इसमें ये बताया गया है स्टोरी में कि उस बच्चे के सामने घर से भाग जाने के बाद अपने जीवन को चलाने के लिए और जिंदा रहने के लिए उसको क्या क्या काम करना पड़ा, ये बताया गया है। आई होप all of you have understood this story very much.